हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो वो होता है बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब हाइड्रोकार्बन मेनली डिवाइड होता है दो पार्ट्स में। पहला है एलिफैटिक कंपाउंड और दूसरा है साइक्लिक कंपाउंड। अब ये एलिफैटिक और साइक्लिक क्या रहता है तो बताता हूँ। एलिफैटिक मतलब अपने आईयूपीएसी में स्ट्रेट चेन पड़ी, ब्रांच चेन पड़ी, जैसे कि पेंटेन, हेक्सेन, वो स्ट्रेट चेन में रहते हैं। आइसो ब्यूटेन, आइसोपेंटेन वो ब्रांच में रहते हैं, तो ये एलिफैटिक कंपाउंड में आता है। और साइक्लिक कंपाउंड में जितने भी प्रकार की रिंग है वो सब साइक्लिक कंपाउंड में आती है। तो एलिफैटिक में भी तीन मेजर पार्ट्स है, वह अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। अल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड, अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड और अल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। हाइड्रोकार्बन में हम अल्केन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं और अल्कीन और अल्काइन को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब साइक्लिक कंपाउंड भी दो हिस्सों में डिवाइड है, एलिसाइक्लिक और एरोमेट्रिक। एलिसाइक्लिक मतलब सभी प्रकार की रिंग और उसमें एक दो डबल बॉन्ड होंगे, ट्रिपल बॉन्ड होंगे, तो वो होगी एलिसाइक्लिक। और एरोमेटिक में तो आपको मालूम ही है, एक फेमस एग्जांपल बेंजीन। साइक्लो अल्केन, साइक्लो अल्कीन, साइक्लो अल्काइन, ये सब एलिसाइक्लिक में आते हैं, ये 3 टाइप्स। अब बात हम करते हैं अल्केन की। तो अल्केन का बेसिक फार्मूला जो है वो है CnH2m+2। अब जैसे कि हम मीथेन में देखेंगे तो मीथेन में हमें मालूम है कि एक कार्बन होता है, तो इधर हम एन की जगह एक 1 डालेंगे तो वो हो जाएगा C1H2+2, मतलब वही CH4। और इसमें आइसोमेरिज्म इज़ पॉसिबल फ्रॉम ब्यूटेन। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म मतलब एक ही सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब हम बात करते हैं अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप हम कैसे बनाते हैं? यस, मैंने सही बोला, कैसे बनाते हैं? जस्ट रिमूव 1 हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन। जैसे कि CH4 था मीथेन, उसमें से हमने एक है हाइड्रोजन निकाल दिया तो वो बन गया CH3-। C2H5 था तो वो बन गया CH2H4। ठीक है, अल्काइल ग्रुप इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अल्केन। ठीक है, बाकी अब हम देखते हैं अल्केन के बारे में। तो अभी हम अल्केन के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे वो सब देख लेते हैं। और अभी हमने देखा कि अल्केन क्या होता है। अल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये CH3 इथेन। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रिपरेशन। अब प्रिपरेशन में भी 3 मेथड है, फ्रॉम अनसैचुरेशन, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इन तीनों में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, पर वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्रिपरेशन, फिर अल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिर कॉन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो इनमें से ये पहले जो 3 है ये इम्पॉर्टेंट है, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं प्रिपरेशन फ्रॉम अनसैचुरेट। तो चलिए शुरू करते हैं प्रिपरेशन फ्रॉम अनसैचुरेशन टू फॉर्म अल्केन। ठीक है, तो जैसे कि आप से देख सकते हो कि मैंने पहले आपको बताया था डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हम अनसैचुरेटेड कार्बन भी कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये देखिए कि जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुका है। अब वो कैसे हो कन्वर्ट हुआ? तो बेसिकली हमने 2 हाइड्रोजन ऐड किया है उसमें। क्या किया है? ऐड। इसको हम हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, हम H2 gas add to alkene and alkyne in the presence of finely divided catalyst to form alkene। ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया वही है। ठीक है, इसमें और वो 2 हाइड्रोजन कैसे ऐड होते हैं? थ्रू कैटेलिस्ट। अब आपको कैटेलिस्ट तो मालूम ही होगा, विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इज नोन एज कैटेलिस्ट। तो हमने इसमें कौन से कैटेलिस्ट यूज़ करते हैं? प्लेटिनम, पैलेडियम और निकेल। अब इन तीनों में भी खास बात है, जो प्लेटिनम और पैलेडियम है वो एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन को कैटेलाइज कर देते हैं, पर जो निकल है उसको हाई टेम्परेचर और प्रेशर की ज़रूरत होती है जो रिएक्शन को कैटेलाइज करने में। और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या? जिसमें हीट बाहर निकले उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो अब दूसरी बात करते हैं रिएक्शन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हम कैटलिस्ट क्यों यूज़ करते हैं। तो क्या बिना कैटलिस्ट के काम नहीं चल सकता क्या? तो बिल्कुल नहीं।
क्योंकि सबसे पहले ये जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन आप देख रहे हैं H2 हमें उसके वो थे, तो उनके बीच में बहुत स्ट्रांग बॉन्ड रहता है, ठीक है, ये आसानी से टूट नहीं सकता। तो कैटलिस्ट क्या करता है, पहले वो बॉन्ड तोड़ता है, ठीक है, वो बॉन्ड तोड़ गया तो वो दो है H जो कनेक्ट है वो सेपरेट हो जाते, फिर है ना वो जो दो सेपरेट हुए वो मेटल्स के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है, पर ये मेटल्स के साथ बहुत वीक बॉन्ड फॉर्म होता है उनका, जैसे कि इधर लिखा है वीक बॉन्ड, जो मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्म किया है ना उन्होंने, वो बनता है वीक बॉन्ड, जैसे कि वो आसानी से टूट सकता है, ठीक है। तो कैटलिस्ट यही काम करता है कि पहले वो बॉन्ड को ब्रेक करता है और फिर दूसरे मेटल के साथ फिर से बॉन्ड फॉर्म करता है। तो बिना कैटलिस्ट के बिना ये रिएक्शन पॉसिबल तो नहीं है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, जो कि हमारा है बी पार्ट, ठीक है। तो इसमें भी दो प्रकार है, रिडक्शन ऑफ हैलाइड और वुड्स रिएक्शन, ठीक है। अब हैलाइड को आपको मालूम ही होगा FCl BrI। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट रिडक्शन ऑफ हैलाइड, ठीक है। अब ये रिडक्शन ऑफ हैलाइड क्या है, तो ये कुछ नहीं, बस एक अरेंजमेंट है। जैसे कि हमने एक रिएक्शन ली CH3Cl + H2 गिव्स आउट CH4 + HCl। अब ये ZNH क्या है, ये है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, ये मतलब बॉन्ड जो यही बॉन्ड जो है वो ब्रेक करने में मदद करता है, ठीक है। अभी ये H2 है, तो फिर ये H है जो है ना वो CH3 के साथ जाएगा और ये H जो है वो Cl के साथ जाएगा और प्रोडक्ट देगा CH4 + HCl। अब जैसे कि देख सकते हैं, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट हम इसमें LiAlH4 और NaBH4 और ZNH+ ये यूज़ कर सकते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये रिड्यूसिंग एजेंट, ये आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। तो और एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे कि 1-क्लोरोप्रोपेन है, उसको हम हाइड्रोजन से ऐड कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग रिएजेंट, तो वो हमें देगा CH3CH2CH3 प्रोपेन प्लस वाटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है। तो बस बेसिकली कुछ नहीं, जो H रहते वो हमें ऐड करना रहते हैं और Cl को H के साथ ऐड करना रहता है, ठीक है। और अब इसमें भी एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन क्या है चलिए देखते हैं। अल्काइल फ्लोराइड कैन नॉट बी यूज टू फॉर्म अल्केन। अब वो क्यों यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड इज़ टू स्ट्रॉन्ग, ठीक है। जो कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि ये बॉन्ड है ना जो स्ट्रॉन्ग नहीं था तो ये इजीली इसको ब्रेक कर सकता है, ठीक है। ये जो है वो दोनों बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है, तो कार्बन और फ्लोरीन का जो बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं होगा इन तीनों से, देयरफॉर ये ऐसा प्रोडक्ट जो है वो ये बनाता ही नहीं, ठीक है। और ये भी ज़रूरी नहीं कि हमें एंड प्रोडक्ट में Cl ही बने, इधर I रहा तो इधर I भी आ सकता है, Br रहा तो Br भी आ सकता है, ठीक है। तो ये FCl BrI में सबके साथ करता है, सिर्फ F के साथ नहीं करता। तो अब हम देखते हैं वुड्स रिएक्शन। अभी वुड्स रिएक्शन होता है क्या है, तो वो होता है अल्काइल हैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम मेटल इन ट्राइथरल फ्री फ्रॉम मॉइस्चर सॉल्यूशन गिव्स हायर अल्केन्स। तो अब ये फ्री फ्रॉम मॉइस्चर क्यों है, मतलब उसमें H+ नहीं होना चाहिए बेसिकली। तो क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म, ये जो आप रिएक्शन देख रहे हैं ना, ये सब फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म से आते हैं। और आपको मालूम ही होगा जो फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म है वो H+ देख के तुरंत दूसरी रिएक्शन बना देते हैं। तो वो हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए ये रिएक्शन, इसलिए हम फ्री फ्रॉम मॉइस्चर रखते हैं उसे। तो आप जैसे कि देख सकते हैं ये रिएक्शन CH3Br + 2Na + BrCH3 in presence of dry ether gives CH3CH3 + 2NaBr। अब बेसिकली आप इधर देख ही सकते हैं कि हमने बस ये जो इसको जॉइंट करके ये लिखा है और CH3CH3 जो अपोजिट में थे उसको ही मिला दिया है। अब वो कैसे किया है, तो वही इस रिएक्शन की खास बात है, वुड्स रिएक्शन। हाँ, बस एक चीज़ ध्यान में रखो कि ये और ये सेम होना चाहिए, जैसे कि C2H5 C2H5। इसमें देखेंगे तो ये डिफरेंट है, CH3 C2H5। तो इसमें वी विल गेट मिक्सचर ऑफ 3 अल्केन, मतलब हम जो ये कर रहे थे 2NaBr वो इसमें नहीं क्या मिलेगा, इसमें हमें ये 3 प्रोडक्ट मिलेंगे, इसकी जगह ये मिलेगा आपको, ठीक है। और ये मिलेगा पर टू सेपरेट द मिक्सचर बिकम वेरी डिफ़िकल्ट।
जैसे कि हम इसमें से ये सेपरेट कर सकते हैं, पर ये इन सब में से ये सेपरेट कर पाना मुश्किल है। एंड देयरफॉर वुड्स रिएक्शन इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हायर अल्केन कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जो इवन नंबर के कार्बन है हम उसी में वुड्स रिएक्शन यूज़ करते हैं बेसिकली। तो अभी हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें भी दो मेथड है, एक डीकार्बोक्सिलेशन और सेकंड कोलबेस इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। तो सबसे पहले हम देखेंगे डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन होता क्या है? डीकार्बोक्सिलेशन होता है एलिमिनेशन, रिमूवल ऑफ CO2 ग्रुप ऑफ एडिशन एंड एडिशन ऑफ H ग्रुप। अब जैसे हमें एग्जांपल देखते हैं, RCOO -Na plus NOH in the presence of CaO we heat it and it gives RH plus Na2CO3। ठीक है, मतलब इसने क्या किया, जो R और ये H था उन दोनों को ज्वाइन किया और ये बॉन्ड क्रिएट करा। ठीक है, और ये जो बीच में जो है वो सब Na2CO3 बने। और ये COA ने क्या किया, ये COO- जो था, ये जो ग्रुप है इसने उसको रिमूव किया, तो वो ये रिमूव हो गया तो RH के साथ जुड़ गया। ठीक है, और ये दोनों मिल गए तो वो बना Na2 plus CO2। अब इसमें हियर NOH plus CaO मतलब ये क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम। ठीक है, ये याद रखना, सोडा लाइम हमेशा आएगा। और सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, जो मेन एग्जांपल है डीकार्बोक्सिलेशन का। इधर हमने एक ग्रुप लिया है, ठीक है, और वो रिड्यूसिंग एजेंट मतलब इसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन दी है उसने, RH प्लस CO2। ये मेन रिएक्शन है डीकार्बोक्सिलेशन की। ठीक है, तो बस यही डीकार्बोक्सिलेशन है, ये सेम वही वुड्स रिएक्शन जैसे ही है, मतलब RH को ज्वाइन करो और बीच में जो है वो अलग में लिखो। तो अब हम देखेंगे कोलबेस इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। तो इसकी ये रिएक्शन है 2CH3COO -Na plus 2H2O which gives us CH3CH2 plus 2CO2 plus 2NOH plus H2। अब ये कोलबेस इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। अब ये इलेक्ट्रोलिटिक क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस से एक प्रोसेस है by which इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ सब्सटेंस टू इफेक्ट अ केमिकल चेंज। मतलब कुछ केमिकल चेंज होने के लिए वो इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं सब्सटेंस से। ठीक है, इसमें मीथेन कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग दिस रिएक्शन। कोलबेस इलेक्ट्रोलिटिक मेथड इज यूजफुल फॉर प्रिपरेशन ऑफ इथेन एंड हायर मेंबर्स ओनली। मतलब इसमें मीथेन प्रिपेयर नहीं हो सकता, इसमें प्रोपेन और या फिर प्रोपेन से ज़्यादा जो कुछ भी है वो इसमें बन सकते हैं। अभी मीथेन क्यों नहीं बन सकता? मीथेन नहीं बन सकता क्योंकि मीथेन हैविंग ओनली वन कार्बन एटम, सो इट कांट बी प्रिपेयर्ड थ्रू दिस मेथड। मतलब मीथेन के पास ओनली एक ही कार्बन है। ठीक है, पर इस रिएक्शन के लिए हमें 2 या 3 चाहिए, इसलिए मीथेन नहीं बन सकता। ठीक है, अभी हमारा जो प्रिपरेशन था ऑफ अल्केन वो ख़त्म हो चुका है। अब हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन। तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है ऑर्डरलेस और कलरलेस। ये जो कंपाउंड रहते हैं वो ऑर्डरलेस भी रहते हैं और कलरलेस भी रहते हैं। मतलब इसमें से कुछ वास भी नहीं आती और वो दिखता भी नहीं, मतलब उसमें कुछ कलर ही नहीं रहता। और ये ऑलमोस्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स रहते हैं एंड पोजेसेस वीक वंडरवल फोर्सेस। मतलब जो हम सुनते ना रिपल्शन हो रहा है तो थोड़ा सा रिपल्शन होता है उसमें। और फिर बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की, तो जैसे जैसे मॉलिकुलर मास इंक्रीज़ होते जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज़ होते जाता है। फिर बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट, दे डोंट शो स्मूथ इंक्रीज विथ इंक्रीज इन मॉलिकुलर मास। ठीक है, और फिर बात करते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी में जब मॉलिकुलर मास इंक्रीज़ होता है तो डेंसिटी भी इंक्रीज़ होती है। आपको तो पता ही होगा डेंसिटी मास पे डिपेंड करती है, इसलिए। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ विच इज़ थर्ड पार्ट ऑफ अल्केन। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हैलोजिनेशन होता है, कंबशन, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, आइसोमेरिज्म, ये 4 केमिकल प्रॉपर्टीज़ रहती है। हैलोजिनेशन मतलब आपको मालूम ही होगा, जो हैलोजन आइटम है वो H की जगह रिप्लेस होंगे। हैलोजन में अब क्या क्या आ सकता है, ClBrI, F नहीं आ सकता।
फिर कंबशन में आप CO2 प्लस H2O मिलता है हमको। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन से हम अल्कोहल, अल्डिहाइड और एसिड बना सकते हैं। आइसोमेरिज्म तो आपको मालूम ही होगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला पर डिफरेंट स्ट्रक्चर रहते हैं उसमें। तो चलिए और डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हैलोजिनेशन। तो अभी हम देखेंगे हैलोजिनेशन। अभी हैलोजिनेशन में भी क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, फ्लोरिनेशन ये सब आते हैं। तो क्लोरीनेशन क्या होता है, कब होता है? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यूवी रेज। ब्रोमिनेशन वो क्लोरीनेशन से थोड़ा स्लो होता है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग है। आयोडीनेशन वो तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और वो रिवर्सिबल भी है। फ्लोरिनेशन तो होता ही नहीं, बिकॉज इज़ टू वायलेंट टू बी कंट्रोल्ड। मतलब होता है पर बहुत वायलेंट, कंट्रोल नहीं होता वो। जैसे कि अब हम देखेंगे एग्जांपल ऑफ फ्लोरिनेशन। क्लोरिनेशन के एग्जांपल क्या है? CH4 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ हीट, जैसे कि हमने इधर देखा था इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यही है वो Hb, मतलब वही वो क्या देता है? CH3Cl प्लस HCl। मतलब क्या हुआ, इसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया और Cl अटैच हो गया। वो जो हाइड्रोजन निकला था वो दूसरे Cl के साथ अटैच हो गया, तो वो प्रोडक्ट हमको मिला CH3Cl प्लस HCl। ब्रोमिनेशन का एग्जांपल देखें तो सेम वही कर रहे हैं हम। CH2Br2 इन प्रेजेंस ऑफ हीट गिव्स आउट CHBr2 प्लस HBr। यहाँ पे CHBr ही रहेगा सिर्फ, CHBr प्लस HBr। आयोडीनेशन का देखें तो हमने इधर देखा था कि वेरी स्लो एंड रिवर्सिबल, तो ये रिवर्सिबल का साइन है, ठीक है। मतलब जो प्रोडक्ट बना है वो वापस से ये भी बन सकता है। CH4 प्लस I2 गिव्स आउट CH3I प्लस HI। वो वापस ना बने, मतलब फिर से ये ना बने, इसलिए हम इसके बाद यूज़ करते हैं HiO3 प्लस 5HI। जो मिलता है हमको वो होता है 3I2 प्लस 3H2O। अब इनमें से रेट ऑफ रिएक्शन किसकी ज़्यादा रहता है? F2। मतलब ये बहुत रिएक्ट करता है फ्लोरिनेशन, इसलिए वो इधर लिखा है इज टू बी वायलेंट टू बी कंट्रोल। F2 के बाद Cl2, Br2, I2। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया कि रेट ऑफ रिएक्शन किसकी ज़्यादा है, तो F2 की सबसे ज़्यादा होगी इनमें से, ठीक है। तो अब हम देखेंगे रेट ऑफ रिप्लेसमेंट। मतलब ये सब जो रिएक्शन होती है ना, उसके मैकेनिज़्म फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म से होती है। तो इट इज़ हायर फॉर 3 डिग्री अल्केन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। इसका एक ही मतलब है कि जिधर भी आपको अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा दिखे, आपको अल्फ़ा हाइड्रोजन तो मालूम ही होगा, जो फ्री रेडिकल के बाजू वाले कार्बन में जितना हाइड्रोजन है, या फिर फ्री रेडिकल के बाजू के में जितना हाइड्रोजन है, उसको हम बोलते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो सी मोर नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन, जिधर ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। जैसे कि इसमें 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, इसमें 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, इसमें 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो ऐसा, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कंबशन यानी क्या? सिर्फ इसमें एक ही याद रखना है, इसमें ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CO2 प्लस H2O। बस इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही मिलता है कंबशन रिएक्शन में। अब वो कैसे मिलता है? जब कोई अल्केन हो वो हीट करते इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और डाइऑक्सीजन, तो हमें कंबशन मिलता है। मतलब सिंपली वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही होता है। फॉर एग्जांपल CH4 प्लस 2O2 गिव्स आउट CO2 प्लस H2O। इधर भी CO2 मिला और H2O ही मिला। फिर C4H10 प्लस O2 गिव्स आउट 4CO2 प्लस 5H2O। इधर वही मिला, सिर्फ ये प्रोपोर्शन कम है। इसमें 4 थे, इसमें 1 है, इसमें 5 थे, तो इसमें 2 है। तो अब ये कैसे डिसाइड करें कि इसमें कौन कितने रह गए? तो इसका फार्मूला है CnH2m प्लस 2 प्लस 3m प्लस 1/2 O2 गिव्स आउट NCO2 प्लस m प्लस 1 H2O। इसमें अभी n क्या है? तो n है नंबर ऑफ कार्बन। जैसे कि इसमें 1 कार्बन इधर है, देखो फॉर एग्जांपल 1 इधर कार्बन है, तो CH4। अब n की जगह आप 1 रखेंगे तो 2 प्लस 2 क्या होगा? 4। तो CH4 प्लस 3m प्लस 1, अभी कार्बन 1 है ना, तो 3 इंटू 1 प्लस 1 मतलब 4/2, और वो कितना होता है? 2O2। तो इधर भी 2O2 आया, देखो। फिर इसमें कार्बन 1 था तो इधर 1 ही रहेगा, 1 CO2 प्लस इधर कार्बन 1 था प्लस 1 प्लस 1 H2O, मतलब 2 H2O। तो ये फॉर्मूला है फॉर कंबशन या फिर ऑक्सीडेशन का, ठीक है। ये फार्मूला याद रखो फॉर JEE मेंस।
अब हम देख रहे हैं कंट्रोल ऑक्सीडेशन। अब कंबशन और कंट्रोल ऑक्सीडेशन में क्या डिफरेंस है? तो कंबशन में सिर्फ हमें एक ही प्रोडक्ट मिलता था, जो कि था CO2 प्लस H2O। इधर कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में हमको अल्कोहल भी मिलेगा, अल्डिहाइड भी मिलेगा, एसिड भी मिलेगा। ठीक है, अब वो कैसे, वो देखते हैं। जब हम अल्केन हीट करते हैं विद अ रेगुलेटेड सप्लाई ऑफ डाई ऑक्सीजन ऑफ एयर एट हाई प्रेशर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट, तो हमें ये सब मिलता है। ठीक है, इसमें एक चीज़ याद रखें कि जो रिएजेंट है अलग अलग है, ये अलग अलग रिएजेंट की वजह से हमको ये अलग अलग मिल रहा है। ठीक है, तो बस ये याद रखें, CU और डिफरेंट प्रेशर, टेम्परेचर और वो सब भी याद रखें। आइसोमेरिजेशन में हम देखते हैं कि सेम नंबर ऑफ कार्बन बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम। जैसे कि फॉर एग्जांपल ABC होगा तो BAC, ये दो, इसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल ये, अब ये कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है। तो हम इसको एनहाइड्रस LCl3 प्लस HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या क्या मिलेगा? आइदर हमको ये मिल सकता है या फिर ये मिल सकता है। तो ये इसका दो आइसोमेरिज पॉसिबल है, इसको ही बोलते हैं आइसोमराइजेशन। अब हम बात करते हैं अरोमाटाइजेशन की। अब ये क्या रहता है? तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एलिफेटिक और अर्ली साइक्लिक हाइड्रोकार्बन टू एरोमेटिक कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड सुटेबल कैटलिस्ट। ठीक है, मतलब हम इसमें Cr2O3 और V2O5 और MnO2O3 यूज़ करते हैं, तो हमको जो साइक्लोहेक्सेन था वो बेंजीन में कन्वर्ट होके दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें कैटलिस्ट यूज्ड ऑक्साइड ऑफ वेनेडियम, ठीक है, मोल्वेडियम और क्रोमियम, ये सब कैटलिस्ट हम इसमें यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं स्टीम। अब स्टीम में इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, स्टीम हो गया, कंफर्मेशन हो गया, ये बहुत इम्पोर्टेंट तो नहीं है, पर फिर भी हम देख लेते हैं। मीथेन रिएक्ट विद स्टीम एट 1273 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डाइहाइड्रोजनेशन। ये सब कुछ मत रखो, सिर्फ ये एक बार देख लो। CH4 प्लस H2O gives out CO plus 3H2 in presence of nickel and heat. This method is used for industrial preparation of the hydrogen gas. ठीक है, मतलब ये सिर्फ हाइड्रोजन गैस के लिए ये मेथड यूज़ की जाती है। अब बात करते हैं कंफर्मेशन की। कंफर्मेशन इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन जो सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है, वो रोटेट कर सकता है कि, ठीक है, जो सिग्मा बॉन्ड है वो फ्रीली रोटेट कर सकता है, इसीलिए इधर लिखा है फ्री रोटेशन। तो ये फ्री रोटेशन की वजह से देयर आर टू मैनी पॉसिबिलिटीज़ फॉर डिफरेंट अरेंजमेंट, मतलब बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर बन सकते हैं वो फ्री रोटेशन के वजह से। मतलब आपको मालूम ही होगा, अगर कार्बन को 3 हाइड्रोजन हटाए जाए तो ऊपर नीचे कब किधर भी वो रह सकते हैं। ठीक है, तो वही डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से कंफर्मर और रोटेमर्स फॉर्म होते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं इक्लिप्स कंफर्मेशन। इक्लिप्स कंफर्मेशन क्या रहता है? हाइड्रोजन एटम आर एज क्लोज एज टुगेदर एज पॉसिबल इज कॉल्ड दिस इक्लिप्स कंफर्मेशन। मतलब हाइड्रोजन एटम जितने पास रहेंगे वो उसको बोलेंगे हम इक्लिप्स कंफर्मेशन, और हाइड्रोजन एटम जितने दूर है उसको बोलेंगे हम स्टैगर्ड कंफर्मेशन। ठीक है, स्क्यू कंफर्मेशन क्या रहता है? वो पास भी नहीं, दूर भी नहीं, वो मीडियम, मतलब मीडियम से मीडियम रहेंगे, मतलब आसपास रहेंगे, भटकते हम बोल सकते हैं उसको, तो उसको बोलते हैं स्क्यू कंफर्मेशन। इसका रिप्रेजेंटेशन इक्लिप्स का ऐसा रहता है, स्टैगर्ड का ऐसा रहता है, मतलब एज वहाँ पे दोनों ऑन सेम साइड रहते हैं, इधर एज ऊपर रहता है तो इधर एज नीचे रहता है स्टैगर्ड में। ठीक है, और न्यूमैन प्रोजेक्शन हम ऐसे शो करते हैं, इक्लिप्स का ऐसा और स्टैगर्ड का ऐसा। इसमें एच पास रहते, इसमें एच दूर रहते, और डॉट रिप्रेजेंट करता है आगे वाले कार्बन को और ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है पीछे वाले कार्बन को। मतलब इसमें 2 कार्बन रहते हैं ना, इसलिए इधर भी 2 कार्बन है, पहला कार्बन है, दूसरा कार्बन है, इधर भी सेम वेज, बस फ़र्क इतना ही हाइड्रोजन दूर और पास का रहने का, इधर पास रहा तो इक्लिप्स, दूर रहा तो इस तरह से हमारा हाइड्रोकार्बन का अल्केम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो आप सभी का धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। ऐसे वीडियो देखते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और मार्क्स लाते रहिए।